इसके अंदर आपका मेंटल नर्सिंग का टेस्ट नंबर 2 था। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन इन मेंटल नर्सिंग? कि जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसके अंदर हमारे पास अगर आप थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन करते हो तो उसका प्राइमरी गोल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन हम कहते हैं कि इस तरह की एक इंटरेक्शन होता है क्लाइंट के दरमियान और नर्स के दरमियान, जिसमें बेसिकली क्लाइंट्स की जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको एड्रेस किया जाता है। ठीक है, और बेसिक नीड्स को जब आप एड्रेस करते हो तो क्लाइंट के दरमियान और नर्स के दरमियान जो है वो एक थोड़ी सी रैपट बिल्ड होती है। ठीक है, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड होता है, एक रैपट बिल्ड होती है। तो हमारे पास अगर देखा जाए कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का जो प्राइमरी गोल होता है, जो बेसिक गोल होता है, क्या होता है, तो उसमें आप ये कह सकते हो कि कंट्रोल तो आप इस्टेब्लिश कर सकते हो किसी भी अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, ना कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर। इसके अलावा एडवाइस वगैरह प्रोवाइड करना, तो ये कोई भी आपके एडवाइस वगैरह प्रोवाइड कर सकता है, या प्रोफेशनल डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करना, तो ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का गोल नहीं है, बल्कि बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रेपर, ये जो है वो बेसिकली हमारे पास बेसिक गोल होता है, यहाँ प्राइमरी गोल होता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का, जो अभी हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो था वो बीटा आना था। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच नॉन वर्बल बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर अ मेंटल हेल्थ नर्स ड्यूरिंग थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, की अगर आप नॉन वर्बल बिहेवियर आपने जो है वो फोकस करना है कि कौन सा नॉन वर्बल बिहेवियर हमारे पास सबसे ज्यादा असेंशियल होता है अगर एक मेंटल हेल्थ नर्स है, वो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक जो है वो यूज कर रही है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कर रही है अपने पेशेंट्स के साथ, तो आपने देखना है कि उसमें वर्बल बिहेवियर की बात नहीं हो रही, नॉन वर्बल बिहेवियर्स में से आपने बताना है कि कौन सा सबसे जो है वो असेंशियल होता है। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, तो ये तो एक बुरी बात है कि अगर आप अपने क्लाइंट के साथ, अपने पेशेंट के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो इससे जो है वो उसको एक तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो कंफ्यूज होता है कि शायद कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। ठीक है, उसको इग्नोरेंस वाली फीलिंग आती है। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट इज नॉट अ गुड थिंग। क्रॉसिंग आर्म्स तो कहीं पे भी प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो प्रमोट नहीं किया जाता, क्या आर्म्स क्रॉस के साथ जो है वो इंसान खड़ा हो जाए। ठीक है, ओपन एंड रिलैक्स्ड पोस्चर, ठीक है, ये होता है फिजिटिंग होता है हमारे पास के इरेगुलर मूवमेंट होती है। ठीक है, यानी आपके पास जो हैप्पैजार्ड मूवमेंट होती है ना, इधर उधर फौरन से हिलने वाली, तो ये भी कोई प्रोफेशनलिज्म में या ज्यादा असेंशियल बिहेवियर थेरापेटिक कम्युनिकेशन में नहीं आता। तो हमारे पास जो बाकी रह जाता है ओपन एंड रिलैक्स्ड पोस्चर, यानी हमारे पास ओपन एंड रिलैक्स पोस्चर बेसिकली प्रमोट करता है ओपननेस की सेंस को, कि आप बहुत ज्यादा रिसेप्टिव हो, आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, क्लाइंट जो है वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा कह लो कि मूव आउट होता है, कि मूव ऑन होता है, कि मैं वाकई ये मेरी बात सुनना चाह रहा है, ये आराम से खड़ा है, इसको मेरी बात से कोई गर्ज है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ओपन एंड रिलैक्स पोस्चर जो है हमारे पास थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा असेंशियल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, चार्ली। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन? एक्टिव लिसनिंग जो है उसका क्या पर्पस होता है जब भी आप थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करते हो? एक्टिव लिसनिंग बेसिकली हमारे पास क्लाइंट के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, यानी आपने क्लाइंट के साथ कोई एम्पैथी करनी है, कोई सिंपैथी करनी है, या उसका पर्सपेक्टिव समझना है, तो जब तक आप एक्टिव लिसनर नहीं होगे, आप अच्छी तरह से उसको नहीं सुनोगे, तो आप उसको कोई भी सोल्यूशन या आप कोई भी जो है उसका पर्सपेक्टिव ही नहीं सुन सकते। ठीक है, वो क्या चाह रहा है या वो किस तरह से अपने आप को काउंसलिंग वो कौन सी चाह रहा है, तो ये सारा कुछ करने के लिए आपको पहले उसको एक्टिव लिसन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग हमारे पास जरूरी होती है। ठीक है, सॉल्यूशंस वगैरह भी आप उनको दे सकते हो अगर आपने उनकी बात अच्छी तरह से सुनी है, लेकिन जो बेसिक पर्पस होता है हमारे पास वो ये होता है कि सबसे पहले आप क्लाइंट का पर्सपेक्टिव समझो कि वो क्यों आपसे बात करना चाह रहा है, उसका बात करने का मकसद क्या है। ठीक है, और उसका बात करने का जो मेन पर्पस है वो क्या है। तो जब ये समझना हो तो आपको एक्टिव लिसनर बनना पड़ता है, एक्टिव लिसनिंग करनी पड़ती है। तो जो हमारे पास मेन पर्पस आ जाता है एक्टिव लिसनिंग का, वो क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, ताकि आप क्लाइंट का पर्सपेक्टिव जो है वो अच्छे से समझ सको। विच स्टेटमेंट बाय द नर्स डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी? तो आपने बताना है जी कौन सी इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास एम्पैथी को शो करती है। जब भी एम्पैथी का वर्ड आता है तो आपने ये अपने ज़हन में लेके आना है कि अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस करना। ठीक है,
या आप क्लाइंट को इनवाइट कर रहे हो कि भाई ठीक है, मैंने तुम्हारी बात समझ ली है, ये सारी चीज़ें एम्पैथी में आती हैं, ठीक है। सिंपैथी होता है, आपने जैसे पढ़ा कि टू पुट योर ओन शूज़ इनटू वन्स शूज़, ठीक है। इस तरह से करके एम्पैथी और सिंपैथी दोनों जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा सेपरेट चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है कि आपने बताना है कि कौन-सी स्टेटमेंट जो है हमारे पास यहाँ पे बेसिकली एम्पैथी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो बच्चे ज़्यादातर एम्पैथी में और सिंपैथी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। एम्पैथी और सिंपैथी का डिफरेंस जो है वो आपको अच्छे से आपके माइंड में जो है वो हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। एम्पैथी को आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि मतलब आपकी एबिलिटी है कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि कोई दूसरा किस तरह से फील कर रहा है, ठीक है। तो और सिंपैथी जो होता है हमारे पास ये नहीं होता कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो सिंपल रिलेट करने लग जाओ या उनके उसकी तरह का फील करने लग जाओ। इसमें ये होता है कि किसी के इमोशंस को आप जस्ट अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है? अपने पर्सपेक्टिव से आप उसको अंडरस्टैंड करें। एम्पैथी का मतलब ये है कि मतलब जिस तरह दूसरा फील कर रहा है, आप भी इसी तरह फील कर रहे हो, ठीक है? सिंपैथी का मतलब होता है जस्ट आपने उनको अंडरस्टैंड कर लिया, दूसरे के इमोशंस को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन आपने अपने पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड किया, ना कि उस तरह से जिस तरह के वो परसीव कर रहे हैं, ठीक है? एम्पैथी में तो हम बिल्कुल जैसे कहते हैं कि दूसरा इस टाइम अगर दुःख में है, तो आप सेम उसी तरह की अपनी कंडीशन बना लेते हो, ठीक है? और जो भी है इस तरह से मतलब बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग कह लो, दूसरों की पेन को बिल्कुल फ़ील करना, आप ये कह सकते हो, ठीक है? अगर आप दूसरों की पेन को फ़ील कर रहे हो एज़ वन्स ओन, यानी जैसे कि वो आपकी अपनी ही पेन है, तो ये आपके पास एम्पैथी में आ जाता है। और सिम्पैथी होता है कि जस्ट अंडरस्टैंड करना दूसरों की पेन को, दूसरों के पर्सपेक्टिव के हिसाब से और दूसरों की चीज़ों के हिसाब से कि ठीक है, ये उसका मसला बना, ये हो गया, ठीक है? तो ये हमारे पास सिम्पैथी में आ जाता है। तो एम्पैथी, सिम्पैथी का आपने जो है ना वर्ड याद रखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास एम्पैथी होती है। एम्पैथी मतलब कि अगर दूसरों की पेन को आप अपने या अपना पेन समझ के जो है वो फ़ील कर रहे हो, तो आपके पास एम्पैथी होती है। तो सिम्पैथी यानी कि सिर्फ़ दूसरों के पेन को अंडरस्टैंड आपने कर लिया कि ठीक है, वो वाक़ई दर्द में है, क्योंकि ये हमारे पास सिम्पैथी है। तो आपने यहाँ पे बताना था कि कौन-सी स्टेटमेंट जो है वो एम्पैथी को जो है वो रिप्रेज़ेंट कर रही है, ठीक है? तो एम्पैथी का हमारे पास स्टेटमेंट चार्ली जो है वो रिप्रेज़ेंट कर रही है कि आई एम सॉरी यू आर फीलिंग दिस वे, कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट? मतलब कि वो उसको भी बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि आपने इस तरह से फ़ील किया और आप मुझे इसके बारे में मज़ीद बताएँ। देखिए, ये नहीं कि वो बस सॉरी ही फ़ील कर रहा है, बल्कि वो चाह रहा है कि उसको और बताया जाए ताकि वो आपकी और भी काउंसलिंग कर सके। तो हमारे पास सिम्पैथी के स्टेटमेंट को हमने आगे पढ़ा कि आप फ़ील करते हो प्रॉपर, वो एम्पैथी होता है, दूसरों की पेन को फ़ील करना। और अगर दूसरों की पेन को जस्ट अंडरस्टैंड आप कर रहे हो, तो वो आपके पास एम्पैथी में जो है वो सॉरी सिम्पैथी में जो है वो चला जाता है। आगे आपके पास एमसीक्यू था, व्हाट इज़ द कॉमन बैरियर टू द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का जो कॉमन बैरियर है वो आपको बताना था। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हमने पहले पढ़ा। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है कि आपने क्लाइंट के साथ इस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जिसमें आप क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है? लेकिन अगर आप क्या करोगे कि पहले से ही असम्पशन्स बनाना स्टार्ट कर दोगे कि जो मेरा क्लाइंट है, जो मेरा पेशेंट है, वो इस तरह का है, ठीक है? वो या तो सही तरह से बात नहीं कर रहा या जानबूझ के मुझे जो है वो पेन की सिचुएशन बता रहा है, तो आपका कभी भी क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा, ठीक है? तो जो बैरियर्स आ जाते हैं अंदर, उनमें एक बैरियर हमारे पास एक्टिव लिसनिंग, तो एक अच्छी चीज़ है ना, एक्टिव लिसनिंग तो करनी चाहिए। सीकिंग क्लैरिफिकेशन भी थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में से आता है। टेक्नीक है, ये तो करनी चाहिए और फीलिंग्स वगैरह बतानी चाहिए, ये भी गुड है। मेकिंग असम्पशन्स यानी अपने पास से असम्पशन्स बना लेना कि वो क्लाइंट मेरा इस तरह से कर रहा है या मेरा पेशेंट इस तरह से कर रहा है, तो ये चीज़ जो है वो अच्छी बात नहीं है। ये एक बैरियर है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में। When is self disclosure by the nurse appropriate in therapeutic communication? वो कहते हैं कि किस टाइम थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर आप सेल्फ डिस्क्लोजर कर सकते हो, ठीक है? सेल्फ डिस्क्लोजर मतलब कि अपना आप खोल के बताना, ठीक है? तो अगर आप अपनी सिचुएशन बता रहे हो, सेल्फ डिस्क्लोजर कर रहे हो, तो ये बेसिकली तब एप्रोप्रिएट होता है जब ये क्लाइंट के साथ क्लाइंट को उसका कोई बेनिफिट हो रहा हो, ठीक है? यानी अगर आप कोई अपना एक्सपीरियंस खोल के बता रहे हो, सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब यही है ना कि आप अपनी सिचुएशन को ही बता रहे हो। तो ये बताने का तब फ़ायदा होता है जब क्लाइंट के साथ वो सिचुएशन हुई हो, ठीक है? क्लाइंट को उससे बेनिफिट हो रहा हो और ये आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास बीटा ऑप्शन इसकी रेलेवेंट मिलती-जुलती है कि टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू क्लाइंट कंसर्न, ठीक है? अब यानी आपके साथ भी अगर ये वाला इंसिडेंट पहले हुआ है और वो क्लाइंट के साथ भी हुआ है,
तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप क्लाइंट को बताएं ताकि क्लाइंट को जो है वो उससे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी मिले और थोड़ा सा वो उसको काउंसलिंग भी हो कि ठीक है ये पहले इनके साथ भी हुआ था अब मेरे साथ हुआ है तो ऑब्वियसली ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सेल्फ डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अथॉरिटी स्टेब्लिश करने के लिए या नर्सिस एक्सपीरियंसेस का सिर्फ शिफ्ट करने के लिए फोकस या पर्सनल अचीवमेंट के लिए ये सारा कुछ नहीं होता, बल्कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए होता है और वो पर्सनल एक्सपीरियंस जिसका क्लाइंट को बाद में फायदा भी हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग बाउंड्रीज इन अ थेरापेटिक रिलेशनशिप। थेरापेटिक रिलेशनशिप की बाउंड्री सेट करने का क्या जो है वो पर्पस है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखें जी, कंट्रोल द क्लाइंट, के क्लाइंट को आपने बस कंट्रोल करना है या आपने क्या करना है, हायरार्की स्टैब्लिश करनी है या सेफ एंड थेरापेटिक एनवायरनमेंट जो है मेंटेन करना है या कम्युनिकेशन को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो आपके पास चार्ली ऑप्शन इज अ गुड ऑप्शन कि आपने एक सेफ और थेरापेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। यही बेसिकली पर्पस होता है बाउंड्रीज को सेट करने का। कोई भी अगर आप बाउंड्री सेट कर रहे हो तो वो बेसिकली एक क्लाइंट की तरफ से, नर्स की तरफ से सेफ इन्वायरमेंट के लिए ही जो है वो बनाई जाती हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस इन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस अगर आप कर रहे हो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है, तो उसका जो है वो क्या मतलब आउटकम निकलता है। तो बेसिकली नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस में हम क्या क्या चीजें लेके आते हैं कि अगर आप किसी को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हो, ठीक है, तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब ये है कि किसी को जज किए बगैर आप उसको जो है वो पॉजिटिवली ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज जो है वो क्लाइंट के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करती है। ये चीज जो है वो क्लाइंट के अंदर जो है वो ओपननेस बिल्ड करती है, ट्रस्ट बिल्ड करती है। तो हमारे पास अगर नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस मतलब अगर होती है थेरापेटिक कम्युनिकेशन के अंदर, उसका रोल यही होता है कन्वेइंग द अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। जब भी आप क्लाइंट को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हो तो ये चीज जो है वो क्लाइंट के अंदर एक अच्छा कह लो ट्रस्ट बिल्ड करती है और क्लाइंट के अंदर जो है वो आप थेरापेटिक कम्युनिकेशन का जो है वो पर्पस फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। ना कि अगर आप क्लाइंट की चॉइस को क्रिटिसाइज करो या उसके बिहेवियर को इवेलुएट करी जाओ बार बार या इग्नोर करके, तो ये चीजों इन चीजों से जो है ये पर्पस या ये रोल जो है कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस का जो रोल है वो बेसिकली इसीलिए होता है ताकि हम एक अनकंडीशनल पॉजिटिवली क्लाइंट को जो है वो ट्रीट कर सकें बगैर किसी लालच के, बगैर किसी चीज के, ठीक है, ताकि क्लाइंट और नर्स के दरमियान जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास चार्ली आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 था कि what should the nurse do if the client becomes aggressive during a therapeutic session। अगर आप थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए एक थेरापेटिक सेशन कर रहे थे, ठीक है, उसमें जो है वो एक क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, तो आप क्या करोगे आप, ठीक है। तो आप बेसिकली सेफ्टी मेजर्स को जो है वो मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और अग्रेशन वगैरह से जो है वो थोड़ा सा बाहर आने के लिए आप उसको क्या करोगे, रीट्रीट और सीक असिस्टेंस इफ नेसेसरी, ठीक है। अगर आप तो एग्रेशन को असर्टिवनेस के साथ मैच करोगे तो वो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंसान एक दफा अगर गुस्से की हालत में आया हुआ है तो वो कभी भी इतना पॉजिटिव नहीं बन सकता एट द सेम टाइम, ठीक है। या इग्नोर द एग्रेसिव बिहेवियर, अगर आप उसके एग्रेसिव बिहेवियर को इग्नोर कर देते हो तो उससे भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। रीट्रीट एंड सीक दी असिस्टेंस इफ नेसेसरी, यानी आपने इसको रीट्रीट करना है, आप दोबारा से उसके पास जाओ, उसे किसी और तरीके से बात करके देखो, ठीक है। हो सकता है कि उसका जो है वो माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर ले और उसका गुस्सा जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ठीक है। तो आप उसको रीट्रीट कर सकते हो और अगर वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है तो आप किसी से असिस्टेंस भी ले सकते हो, यानी ठीक है, अगर वो आपके साथ बात अच्छी तरीके से नहीं कर रहा, आप अपनी जगह किसी और को भी भेज के देख सकते हो सकता है वो उसके साथ उसका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन इससे करेक्ट आता है, रीट्रीट एंड सीक द असिस्टेंस इफ नेसेसरी। और बिकम अग्रेसिव इन रिटर्न बाई, क्लाइंट अग्रेसिव हुआ है, जो नर्स भी अग्रेसिव हो जाए, दोनों अग्रेसिव हो जाएंगे तो फिर तो वहां मार के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चार्ली ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट आ जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चरल कॉम्पिटेंस इन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, के थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर कल्चरल कॉम्पिटेंसेस की क्या जो है वो सिग्निफिकेंस होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये आपने बताना था। इट रीइंफोर्सेस स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप क्या होता है कि भाई एक बंदे ने किसी एक चीज को अच्छा समझा, बाकियों को बुरा समझा, अब उसकी कह लो उसको देखा देखी बाकी सारे जो है वो एक चीज को अच्छा और एक चीज को बुरा समझ रहे हैं। ये हम सिंपल लफ्जों में मैं आपको स्टीरियोटाइपिंग बता रही हूँ, ठीक है। बीटा ऑप्शन है, इट प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड, के प्रमोट करता है अंडरस्टैंडिंग को और डाइवर्स बैकग्राउंड की रिस्पेक्ट। या जी, इट डिस्करेजेस द
कल्चरल डिफरेंसेस इट इम्पोजेस द नर्सेस कल्चरल वैल्यू ऑन द क्लाइंट। तो कल्चरल कॉम्पिटेंसेस बेसिकली क्या करता है कि कल्चरल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है कि एक नर्स जो है वो डिफरेंट कल्चर्स को जो है वो डील कर सकती हो, ठीक है, हर कल्चर के डील करने की उसके अंदर कॉम्पिटेंसी मौजूद हो। तो अगर वो ऐसा करती है तो इसका मतलब कि वो उसके पास अंडरस्टैंडिंग है और डाइवर्स बैकग्राउंड के जो कल्चर्स हैं उनकी वो रिस्पेक्ट करना जानती है, ठीक है। इट प्रमोट्स द अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड। अगर तो आप कल्चरल कॉम्पिटेंसी का नॉलेज जो है वो रखते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग भी है डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड्स की, और डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड्स के आपके पास आप रिस्पेक्ट भी करते हो, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट देते हो, उनके बारे में आपने सीखा, उनके बारे में आप ट्रीट करते हो, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हुआ, बीटा। विच कम्युनिकेशन टेक्निक इन्वॉल्व द रीस्टेटिंग द मेन मैसेज टू शो अंडरस्टैंडिंग। कौन सी इसमें से कम्युनिकेशन टेक्निक है जो आप यूज करते हो बार बार मैसेज को रीस्टेट करने के लिए ताकि थोड़ी सी उसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। मतलब आपने एक मेन मैसेज आपने ना एक चीज सारा मैसेज जो है वो लिखा, ठीक है, बाद में जस्ट आपने क्या किया, जो मेन मैसेज था उसको आपने बताया। तो जो मेन मैसेज होता है जैसे आप पैराफ्रेज करते हो, यानी इतनी बड़ी समरी होती है, उसको आप क्या करते हो, उसको आप पैराफ्रेज करते हो, उसमें से एक पैरा जो है वो निकाल लेते हो, जो छोटा सा पैराग्राफ होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास पैराफ्रेजिंग कर दिया हमने, हमारे पास इतना बड़ा पैरा था उसको हमने शॉर्ट करके छोटा सा कर दिया। तो ये पूछ रहे थे कि मतलब जिसमें सिर्फ हम मेन मैसेज को रीस्टेट करते हैं ताकि जस्ट क्लाइंट की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको आपने बताना था कि उसको हम क्या कहते हैं, पैराफ्रेजिंग कहते हैं। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट, कि जिसमें आपने इतना बड़ा मैसेज जो है वो उसको आपने जस्ट एक छोटे से मैसेज के अंदर जो है वो रीस्टेट करना है और जस्ट मेन बात जो है वो आपने बतानी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैराफ्रेजिंग कहते हैं, ठीक है, ताकि नर्स जो है वो अपने वर्ड्स के अंदर मेन मैसेज को जो है वो बता दे। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन थेरापेटिक कम्युनिकेशन। थेरापेटिक कम्युनिकेशन के अंदर अगर आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वो यूज करना है तो उसका क्या पर्पस है बेसिकली, टू गैदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, या आप क्लाइंट का रिस्पॉन्स लिमिट करना चाह रहे होते हो, या यस और नो में आंसर, या एक्सप्रेस सिंपैथी, ठीक है। तो अब ये देखिए मेरी बात सुने कि ये जो यस और नो वाली चीज है ये तो कैंसिल हो जाती है बिकॉज ये तो क्लोज एंडेड में आती है, ओपन एंडेड में तो ये आती ही नहीं है, ठीक है। तो लिमिट द क्लाइंट रिस्पॉन्स, तो क्लाइंट के रिस्पॉन्स को भी हम जो है वो लिमिट नहीं कर सकते। क्लाइंट को एम्पैथी एक्सप्रेस करने के लिए भी हमारी कम्युनिकेशन मोस्टली नहीं होती। तो अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये हो सकता है कि अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मतलब इस चीज के बारे में हमें डिटेल से बताओ, तो ये चीज अगर हम पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा ऑप्शन जो था वो आपका करेक्ट था इसके अंदर। विच बिहेवियर बाय द नर्स में इंडिकेट अ लैक ऑफ सिंपैथी इन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। कौन सा इसमें से कह लो बिहेवियर है नर्स के बारे में जो कि इंडिकेट करता है कि थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर एम्पैथी का एलिमेंट मिसिंग है, ठीक है। तो अगर देखें आप एक्टिव लिसनर हो तो मैंने आगे भी बताया कि ये एक अच्छी बात है, ठीक है, ये गुड पॉइंट्स में आता है ना कि नेगेटिव पॉइंट्स में। यूजिंग थेरेपेटिक टच, तो ये भी अच्छी बात है। आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो गुड थिंग बिकॉज क्लाइंट को अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक बहुत बड़ा जो है वो चांस मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बीटा, अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, यानी अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एम्पैथी नहीं है, आपके पास सिंपैथी नहीं, ठीक है, आपने आई कांटेक्ट नहीं किया तो आप जो है वो एक अच्छे आदमी इंसान नहीं है बेसिकली। In a therapeutic relationship, what is the nurse's role in terms of confidentiality? Confidentiality क्या होता है कि आपने कोई चीज जो है वो प्राइवेट रखनी है, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना है, ठीक है। तो नर्सेज का क्या रोल होता है इसमें थेरापेटिक कम्युनिकेशन के अंदर के कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखें। तो बेसिकली जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, शेयर द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन विद कोलीग्स, ये तो गलत बात है ना, कि मतलब आपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को कोलीग्स के साथ डिस्कस नहीं करना। शेयर क्लाइंट इन्फॉर्मेशन इन ग्रुप, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन टू फैमिली मेंबर्स, यानी फैमिली मेंबर्स को सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जाए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। हमारे पास करेक्ट आंसर आता है बीटा, कीप ऑल द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल अनलेस देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म, कि जब तक आपको पता है कि भाई कोई इस तलाश में बैठा हुआ है कि क्लाइंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिले, हम उसको फैलाएं, उसको तो पैसे मिल जाएं लेकिन क्लाइंट बेचारे को नुकसान हो जाए, तो आपने क्या करना है,
कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो मेंटेन रखना है, सिर्फ अपने वर्ड तक या अपने आप तक बल्कि इसको मेंटेन रखना है। उस केस में आपने दूसरे को बताना है जब हार्म का रिस्क ना हो, ठीक है, नुकसान का रिस्क नहीं है बल्कि कोई उससे फायदा हो सकता है या उसकी जो है वो जरूरत है, ठीक है, तब आपने जस्टिस को डिस्कस करना है। व्हाट डज इट मीन फॉर द नर्स टू बी प्रेजेंट इन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, कि जब हम कहते हैं कि नर्स जब वो प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब ये नहीं कि जस्ट आप फिजिकली रूम के अंदर प्रेजेंट हो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने जस्ट डॉक्यूमेंटेशन कर दी है, ठीक है, और एड्रेसिंग ऑल दी क्लाइंट नीड, कि आप क्लाइंट की सारी नीड्स को जो है वो एड्रेस कर रहे हो, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हम चूंकि प्रेजेंट को मेन फोकस करना चाह रहे हैं, तो प्रेजेंट में आता है कि मेंटली एंड इमोशनली एंगेज इन द इंटरेक्शन। अगर आप मेंटली और इमोशनली इंटरेक्शन के अंदर इंगेज हो, तो आपके पास जो है वो अ, हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट का जो टर्म है ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो था, ये हमारे पास टोटल एमसीक्यूज थे 15, ठीक है, और 15 के आंसर जो है वो मैंने आपको लगा दिया। आप एक दफा इसको जो है वो गो थ्रू कर ले, एक दफा इसका ओवरव्यू ले ले। अगर आपको इसमें से किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप दोबारा भी जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एससीक्यूज थे, एससीक्यूज में हमने जैसे कि पढ़ा कि एससीक्यूज भी इजी थे, और उसमें से कुछ इतना वो नहीं था कि मतलब समझ में आता। अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है, ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज जो थे वो बुक में से ही थे, ठीक है। तो मैं आपको अभी फिर एससीक्यूज का थोड़ा सा बता देते हैं कि एससीक्यूज आपको जो दिए गए थे वो बेसिकली कौन कौन से थे। सबसे पहले तो आपने ये बताया कि एससीक्यूज में हमने जो 3-4 एससीक्यूज दिए थे उसमें था कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक्स होती हैं वो आपने मेंशन करनी थी, ठीक है। तो आपने अपनी बुक के अंदर थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स बहुत ज्यादा पढ़ी हैं, तो आपने उसमें से क्या करना था कि कोई भी जो आपको कह लो कि अच्छी आती है 10 टेक्निक्स होती हैं वो मोस्टली मेंशन करनी होती है, कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स के अंदर जो है वो आप कोशिश किया करो कि ऑलमोस्ट 10 टेक्निक्स जो है वो लिख दी जाए। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन आता था कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स लिखनी है, उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स अगर आपकी याद नहीं होती तो 10 आप कर सकते हैं, जिसमें आपने बहुत ज्यादा पढ़ी थी कि एक्टिव लिसनर होना चाहिए, ब्रॉड ओपनिंग है, रीस्टेटिंग है, क्लैरिफिकेशन है, रिफ्लेक्शन है, इंफॉर्मेशन था, फोकसिंग या परसेप्शन वगैरह को शेयर करना, ठीक है, और क्लैरिफिकेशन कह सकते हैं, पैराफ्रेजिंग कह सकते हैं, ये सारी थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन था कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है। अब सेल्फ अवेयरनेस तो मोस्टली हर बच्चे को इजीली जो है वो आता है कि सेल्फ अवेयरनेस हम क्या कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी ही पर्सनैलिटी का या अपनी इंडिविजुअलिटी का एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। कॉन्शियसनेस नहीं होती है बल्कि एक प्रॉपरली ऑन पर्पस जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने थॉट्स की, अपनी फीलिंग्स की, अपनी वैल्यूज की या अपने बिलीव्स की या अपने एक्शंस की जो है वो कह लो एक तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसे हम कहते हैं कि इंसान सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता था उसमें हमने ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, बुक में से जो है वो दिया हुआ कि कार्पर्स जो था उसके पैटर्न्स ऑफ नोइंग आपने बताने थे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसने दिए कब थे, ठीक है, मतलब इसकी डेट जो है वो मोस्टली बच्चे स्किप कर देते हैं, तो वो कार्पर्स की जो डेट है पैटर्न ऑफ नोइंग की वो आपको आनी चाहिए। ये डेट के बाद आपने याद करना है कि इसके जो 4 पैटर्न थे वो कौन कौन से थे और उसमें कहा क्या गया था, ठीक है। तो हमारे पास जो कार्पर्स के पैटर्न्स ऑफ नोइंग है बेसिकली, उनमें हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि इसमें एम्पिरिक्स है, ठीक है, एम्पिरिकल नॉलेज, एस्थेटिकल भी है, पर्सनल भी है, ठीक है, पर्सनल नोइंग एंड एथिक्स, ठीक है। एम्पिरिक्स का मतलब ये है कि नर्सिंग का जो साइंस ऑफ नर्सिंग होती है इसे हम एम्पिरिक्स कहते हैं। एस्थेटिक्स का मतलब होता है आर्ट ऑफ नर्सिंग, ठीक है। और इसके अलावा आप एथिकल का ले सकते हो या मोरल नॉलेज वगैरह का भी जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये 4 हैं, ये बेसिकली एक बॉक्स बना हुआ है बुक के अंदर, आप वहां से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। एम्पिरिक्स, एथिक्स, एस्थेटिक्स और जो नॉलेज होता है, ये चारों चीजें जो है वो आपने साथ साथ मेंशन करनी है। अभी बुक खोलेंगे तो बुक के अंदर भी आपके पास एक बॉक्स है, अगर आप वो करना चाहें तो वो कर लें, बिकॉज वो भी बहुत अच्छे से बना हुआ है, उसके आगे थोड़ी सी डिटेल भी लिखी हुई है, ठीक है? दोनों चीजें जो है वो आ जाती होती है। उसके बाद आपके पास फेजेस ऑफ क्लाइंट नर्स की जो फेजेस आ जाती हैं, ठीक है, फेजेस में आपने बहुत स्टार्ट से पेप्लो की फेजेस जो थी वो लिखनी थी, ठीक है। ओरिएंटेशन फेज हो जाती है और वर्किंग फेज हो जाती है, फिर एंडिंग फेज होती है,
एक प्री इंटरेक्शन फेज भी होती है। अब कुछ बुक्स में जो है वो उसको कुछ नाम दिया हुआ है, किसी में ये 3 होती हैं, ओरिएंटेशन, वर्किंग एंड टर्मिनेशन। तो अपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो लिखना है, ठीक है। प्रोक्सिमिक्स क्या होता है? प्रोक्सिमिक्स डिस्टेंस की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। और प्रोक्सिमिक्स यानी जो जोन थे आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, इंटीमेट कौन सा होता है, पर्सनल कौन सा होता है, ठीक है, सोशल कौन सा होता है, पब्लिक कौन सा होता है। मोस्टली हम ये कहते हैं पब्लिक जो होता है हमारे पास ग्रेटर देन 12 फीट होता है। सोशल जो होता है वो हमारे पास मोस्टली 12 फीट से 48 इंच 12 फीट होता है। पर्सनल 18 to 48 इंच होता है, और जो इंटीमेट होता है वो 18 इंच तक जा रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे एससीक्यूज। और अच्छी बात तो ये है कि आप एक दफा याद करके इसको नोट डाउन कर लो, बिकॉज बाद में जो है वो इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास आज के टोटल एमसीक्यूज और एससीक्यूज था, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टेस्ट था। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।